तो आज का टॉपिक हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत कहाँ पर अवस्थित है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स, ये सब हम लोगों को देखना है। और इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में बनते हैं या बन सकते हैं उन सब पर गौर करना है। तो इंडिया लोकेशन पर हम लोग सबसे पहले यहाँ मैप पर अगर नजर डालें तो ये वर्ल्ड मैप है। अगर ये कम विजिबल है तो इसको थोड़ा हमने विजिबल बना दिया। यहाँ से अगर हम इसे कट कर दें तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर इसी वर्ल्ड मैप को हम लोग ऐसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कट कर दे तो इंडिया का ये है प्लेस। तो लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए इसका जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड होगा या नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड होंगे वो दोनों लैटिट्यूड नॉर्थ के होंगे। और अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो जो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो सभी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे। ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है जो लगभग 68 डिग्री पर है। इधर इंडिया का ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है जो लगभग 97 डिग्री पर है। ऐसे ही इंडिया का ये सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का ये इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, सिमिलरली यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होंगे। इंडिया का अपना एक्सटेंशन, इन सबसे रिलेटेड ये सारी चीजें बिल्कुल फैक्चुअल हैं और इन्हें हमें एक नजर पढ़ के ध्यान रखना है। केवल जो टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं बस उसका मीनिंग समझना होता है। आज काफी एक इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी और उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी सिग्निफिकेंस की उसको हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ आपने मैप देख लिया, यही मैप आपके नोट्स पर भी पहुंचेगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स अपने देखें तो बाय लैटिट्यूड्स, यानी कि अगर हम लोग अक्षांशों की बात करें तो जो इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच है। क्या इंडिया का जो मेनलैंड है, मुख्य भूमि है, यानी जैसे हम लोग इंडिया का ये मैप बनाते हैं ये हमारा, इसके साथ वाटर बॉर्डर है, इसीलिए श्रीलंका को जरूर दिखाना पड़ता है। एक रफ मैप हम लोगों ने इंडिया का बना लिया। तो यहां अगर हम लोग देखें इंडिया की जो मेनलैंड की लोकेशन है वो कितनी बताई गई है, 8 डिग्री 4 मिनट। एक कॉमा लगा देंगे तो मिनट और डबल कॉमा लगा देंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। इसी तरह इंडिया का ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये 37 डिग्री ग्राउंड पॉइंट एंड 6 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये इंडिया के हमने मेनलैंड के हिस्से कर लिए। लेकिन अगर हम लोग यहां जाएं तो हमारे अंडमान और ये निकोबार आइलैंड है। निकोबार सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है टेरिटरी इंडिया का। इट इज एट द 6 डिग्री 4 मिनट, ये भी नॉर्थ में। इसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और 1984 में इसका नाम किया गया इंदिरा पॉइंट। उसके पहले ये पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। और ठीक उसी समय 1984 में यहां इंदिरा कोल जो कि ग्लेशियर में एक गलियारा है, ये भी 1984 में इंदिरा गांधी के त्याग और बलिदान को देखते हुए आफ्टर द डेडिकेटेड सैक्रिफाइस ऑफ द मैडम गांधी और द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, द पॉइंट हैज बीन नेम्ड, द सदर्नमोस्ट एंड नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर हर, द इंदिरा कोल एंड द इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इट इज द मैन मेड पॉइंट। ये यहां पर एक लाइट हाउस है, जबकि इंदिरा कोल क्या है, दिस इज द नेचुरल कॉरिडोर बिटवीन द टू हिल्स। तो पहाड़ियों के बीच ये एक प्राकृतिक गलियारा है जो कि ग्लेशियर द्वारा बना हुआ है। तो दैट इज द ग्लेशियर मेड पॉइंट मींस द नेचुरल पॉइंट। ये कुछ चीजें आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फैक्चुअल पॉइंट है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल एंड बाय द लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट कहीं आएगा सभी एंड 97 डिग्री 25 मिनट, ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लाइन हो गई। ये इंडिया के अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए जिस पर हम इंडिया की लोकेशन को बताते हैं। इसके बाद जो मेनलैंड का एक्सटेंशन है नॉर्थ से साउथ तक और ये ईस्ट टू वेस्ट तक, इनको देखना होता है
ये भी आपने यहां देख रखे हैं 3214 सदर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक अगर हम जाते हैं तो ये 3214 है और ये 2993 किलोमीटर है। दिस लेंथ इज 3214 किलोमीटर एंड दिस वन इज 29933 किलोमीटर। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर इंडिया एक लगभग रोम्बस या क्वाड्रिलेटरल फीचर में हमें दिखाई देता है। तो अगर हम इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां भी हम लोग कहेंगे लगभग 29 डिग्री का अंतर है और यहां भी लगभग 29 डिग्री का अंतर है। तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट सेम, ये हम लोग लिख सकते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष ये हुआ कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल extensions of India are almost same. कितना डिग्री का लगभग मोटा मोटा अंतर आता है? 29 डिग्री इधर और 29 डिग्री इधर का डिफरेंस है दोनों ओर से। और लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। तो 29 में अगर हम लोग 111.13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग इतनी ही डिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि हमेशा किन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है। कितना है? द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैटिट्यूड क्या हुआ? ये 1 डिग्री दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 11.13 किलोमीटर। हमेशा तो निकटवर्ती लॉन्गिट्यूड के बीच का जो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो 111.13 किलोमीटर होता है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पोल की ओर एक दूसरे से सटते चले जाते हैं, इसलिए इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हर जगह बराबर नहीं होता। ये मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर और मिनिमम होता है पोल पर। ये जबकि ये सभी पैरेलल रहते हैं, तो जो पैरेलल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल है। और इसी ग्रिड में से एक पार्ट निकाल करके हम लोगों ने यहां पर इंडिया की लोकेशन को देखा। ये यहां पर इंडिया है, तो इंडिया लैटिट्यूडनली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडनली लाइज इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इस लाइन से जो कुछ इधर है वो ईस्ट है और इधर है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पश्चिमी गोला। तो जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हम लोग इंडिया की लोकेशन को समझ गए। इंडिया के इस सदर्न पार्ट को हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। एक और हमने बे कहा है तो दूसरी ओर हमने इधर सिंपल सी कह दिया, लेकिन यहां पर ये गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात या गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। ये देखो, एक गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ खंबात। और यहां जिस शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो बे शब्द का प्रयोग किया है, बी ए बाय। हिंदी में दोनों के लिए यहां हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। यहां भी हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये है। तो अगर किसी कोस्ट लाइन पर सेडिमेंटेशन ज्यादा हुआ है और वो सेडिमेंटेशन से कोस्ट बना है तो ऐसे कोस्ट वाले मार्जिनल वाटर के लिए हम लोग बे कहते हैं, और जहां सब्सिडेंस हुआ है वहां के मार्जिनल वाटर को गल्फ कहा जाता है। तो यहां दो अलग अलग शब्द हैं ज्योग्राफिकली, एक और गल्फ तो दूसरी ओर हम बे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हैव यू गॉट द आइडिया? द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ, यहां की भूमि कहां चली गई होगी? नीचे। ये सब्सिडेंस का रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सब्सिडेंस। यहाँ की लैंड, ये सभी पहले यहाँ लैंड हुआ करती थी जहां आज ये लक्षद्वीप सी वगैरह है, ये नीचे दस गया, इसका अवकलन हो गया, तो यहाँ जो भी हमें वाटर्स मिल रहे हैं मार्जिनल वाटर्स उन्हें हम गल्फ कहते हैं। जबकि यहाँ पर इन सभी जगह पर सब्सिडेंस के बजाय यहाँ सिल्ट जमा हो गई और ये कोस्ट एग्राडेशन या सिल्टेशन से बना है, इसलिए यहाँ हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो हम लोग कहेंगे एग्राडेशन। एग्राडेशन से जो वाटर बॉडी बनती है उसे हम लोग बे कहते हैं। तो एक सब्सिडेंस का रिजल्ट है तो दूसरा एग्राडेशन का रिजल्ट। यहाँ तली नीचे थी और धीरे धीरे सेडिमेंट डिपोजिट होने से तली ऊपर आ गई, तो हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए तलोचन। और यहाँ लैंड थी, लैंड नीचे चली गई, इसे कहते हैं अवकलन। यहाँ हम लोग जानते ही हैं, आगे अभी पढ़ेंगे कि दो प्लेट के मूवमेंट से नॉर्दर्न माउंटेन्स बने। नॉर्दर्न माउंटेन्स बनने के बाद इधर से भी रिवर आए, पेनिनसुला से भी रिवर गए, फिर ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया बनता है। इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। तो हम लोगों ने इसके लोकेशन को देख लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो लोकेशन रिलेटेड पॉइंट हम लोगों ने कर लिए। अब बात आती है कि कहां कहां पर ये कुछ गांव भी हैं। जैसे ये तो बिल्कुल लोकेशन का पॉइंट हो गया, इंदिरा कोल सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट पॉइंट।
लेकिन इंडिया में अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पर जाएं तो यहाँ पर एक गांव मिलता है। ज्यादातर यहाँ जो है बहुत ठंडा क्लाइमेट है, बहुत कम यहाँ पर बस्तियां परमानेंट रहती हैं। फिर भी जो किबिथु गांव है, तो किबिथु गांव में ज्यादातर लोग काफी समय तक रुकते हैं। तो किबिथु क्या है? इट इज द ईस्टर्न मोस्ट टाउन इन अंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी टाउन है जहां अधिकांश समय लोग निवास करते हैं। और जब सर्दी बढ़ती है तो यहां से भी कुछ समय के लिए लोग, हाँ अभी हम लोग कृष्णा बताएंगे कि सब्सिडेंस और एग्रेडेशन क्या है। हम इंडियन कोस्ट पर आएंगे, हेडिंग डालेंगे। क्लियर? अभी नहीं, अभी बस थोड़ा सा मैप पर ही देख लिया, इंट्रोडक्टरी एलाबोरेट करेंगे, समझाएंगे कैसे बने हमारे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, कहां पर हमें नेचुरल हार्बर मिलते हैं, कहां आर्टिफिशियल होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों को सीखनी है। ऐसे ही गुहार मोती, ये गुजरात में स्थित है। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट प्लेस इन इंडिया। है क्या? ये एक छोटा सा गांव है। इट इज अ स्मॉल विलेज इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये गुजरात के कच्छ जिले में ये जो गांव था किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, गुहार मोती ये गुजरात। बस इनके नाम कभी पूछ लिए जाते हैं। पूरा जो टोटल एरिया है इंडिया का आपको पता है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। कुल भारत का ये इतना क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इससे आगे चलें तो अब इंडिया के बॉर्डर्स की बात आती है। लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं, अगर हम उसको देखें, इंडिया शेयर्स द लैंड बाउंड्री। यहां अगर हम लोग पहुंच जाए तो ये इंडिया की लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है, यहां तक। इसकी टोटल लेंथ जो है इसे हम इंडो पाक बाउंड्री कहते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा 3323 किलोमीटर है। देन इसके बाद चाइना की अगर हम लोग बाउंड्री को देखें, ये यहां पर चाइना के साथ बॉर्डर दिखता है। इसे हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। यहां आ जाते हैं तो ये सिक्किम के साथ दिखता है, इज कॉल्ड मिडिल सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। देन अरुणाचल प्रदेश के साथ इंडो चाइना बॉर्डर है, इट इज कॉल्ड ईस्टर्न सेक्टर। या टोटल लेंथ ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर, अगर हम यहां टोटल लेंथ की बात करेंगे, दिस इज 3488 किलोमीटर। एंड देयर इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है, जो इस समय अशांति है हमारे पड़ोसी देश में, ये बांग्लादेश के साथ है। तो इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो ये 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये है इंडो नेपाल बॉर्डर, इसका भी डेटा है आपके सामने। ये है 1751 किलोमीटर का इंडो म्यांमार बॉर्डर। ये है 1643 किलोमीटर। देन इंडो भूटान बॉर्डर, ये है इंडिया और भूटान का बॉर्डर। सबसे छोटा जो लैंड बॉर्डर है वो है इंडो अफगान बॉर्डर, ये यहां पर है। रेड और पर्पल के बीच यहां हम लोग ब्लैक लाइन दिखा देंगे। यही बॉर्डर आगे बढ़कर के यहां डूरंड लाइन कहा जाता है। चाहे तो यहां पर इतना नाम हो गया। अब ये पाकिस्तान के साथ जब ये चलेगा तो इसे हम डूरंड लाइन कहेंगे। यानी आज डूरंड लाइन का रिलेशन भारत के साथ नहीं। तो डूरंड लाइन किसके बीच है? इधर ये पाकिस्तान है और इधर ये अफगानिस्तान है। तो ये तो हमारे सारे बॉर्डर्स हो गए। कौन से? इनमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर याद रखना है इंडो बांग्ला, और सबसे छोटा इंडो अफगान। फिर उसके बाद सीरीज में आपसे ये पूछ लेंगे तो चाइना, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इस तरीके से हैं। तो कुल कितने लैंड बॉर्डर है कंट्रीज के साथ? 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। हाउ मेनी कंट्रीज? 7 कंट्रीज। इंडिया 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके बाद अब इंडिया की कोस्ट लाइन आती है। हाँ, बाकी जो सारे बॉर्डर्स हैं सभी के जो भी नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इंडो नेपाल, नेपाल के साथ इंडो नेपाल, इंडो म्यांमार, इंडो भूटान, इंडो अफगान, इसको हम लोग जो नाम लिख दिया है, दिस इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। अभी बताएंगे आपको रेड क्लिफ लाइन। पहले इसे भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते थे। ओल्ड नेम रेड क्लिफ लाइन है इंडो बांग्ला बॉर्डर को भी। लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो रेड क्लिफ लाइन जो थी वो किसके बीच थी? वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच थी। लेकिन जब ये पाकिस्तान रह नहीं गया तो इसका नाम भी रेड क्लिफ लाइन नहीं रह गया, और रेड क्लिफ लाइन के बजाय नाम हो गया इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। ऐसे ही इस लाइन को हिस्टोरिकली मैक मोहन लाइन कहते हैं। इसे चाइना एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन इंडिया एक्सेप्ट करता है। हाँ, जो 17 अगस्त को जो डिसाइड हुआ था वो रेड क्लिफ लाइन डिसाइड हुआ था। इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहा जाता है। तो रेड क्लिफ अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड ऑन द 17th अगस्त।
15 अगस्त को देश आजाद होता है, तो जब भारत और पाकिस्तान बन जाते हैं और उनके बनने के बाद जो है इंडिपेंडेंस मिलती है, तो पहले पार्टीशन है, इमीडिएटली इंडिपेंडेंस है, उसके बाद इसे रेडक्लिफ लाइन घोषित कर दी गई ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि कौन किस देश में। बाकी ये सारी बातें आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही बताया आमिर ने कि 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ अवार्ड हुआ था और रेडक्लिफ अवार्ड के कारण ये इसका नाम रेडक्लिफ लाइन है। रेडक्लिफ कमीशन पहले बन गया था, तो हिस्ट्री में ध्यान रखना, रेडक्लिफ कमीशन रहेगा, पार्टीशन होगा, पार्टीशन के बाद इंडिपेंडेंस, उसके बाद रेडक्लिफ अवार्ड। तो रेडक्लिफ अवार्ड ये आपका 17 अगस्त का है, 15 अगस्त से बाद का है। आजादी के 2 दिन बाद जो है वो बॉर्डर सीमा लागू हो गई। चलिए हम लोग और इस पर बहुत सारे हमारे प्रीलिम्स के छोटे छोटे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अरुणाचल के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाएगा, तो दिस इज द मैकमोहन लाइन, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब इंडियन कोस्ट की बात आती है, यहां चले जाएं तो ये है इंडिया की कोस्टल लाइन, यहां सरक्रीक से शुरू हुई, यहां तक आ गए कन्याकुमारी, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, देन कोरोमंडल कोस्ट, दिस इज द कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, उड़ीसा कोस्ट, सुंदरबन डेल्टा, यहां तक चले। दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और जो मेनलैंड ऑफ इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इसकी जो लेंथ है इट इज सिंपल 6100 किलोमीटर। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोस्ट लाइन इन आइलैंड्स में भी है। ये अंडमान के आइलैंड्स हो गए, निकोबार आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं ये। इन सबकी कोस्ट लाइन अगर हम ऐड कर लें तो दिस डिस्टेंस बिकम द 7516.6 किलोमीटर। इन्हें भी अगर हम लोग अपने स्टेट के हिसाब से अरेंज करें तो गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये यहां तक गुजरात आ जाएगा, ये गुजरात का बॉर्डर हो गया। तो गुजरात के पास कितनी कोस्ट लाइन है, दिस इज द 1214.7 किलोमीटर। अभी मैं क्लास में हूं, अच्छा देखो। तो ये गुजरात, सेकंड रैंक पर आंध्र प्रदेश आएगा। तो ये आंध्र प्रदेश यहां से शुरू होगा, यहां तक है ये। तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश की, फर्स्ट वन ऑफ गुजरात, देन सेकंड वन ऑफ आंध्र प्रदेश, देन थर्ड रैंक पर आपका तमिलनाडु आता है। तो ये तमिलनाडु यहां से कन्याकुमारी के पास से शुरू होगा, ये तो थर्ड रैंक पर तमिलनाडु है। देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये बॉर्डर यहां इसके बीच शेयर करता है, महाराष्ट्र बॉर्डर है। तो यहां हम लोग कहें तो 4 बड़े कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स हैं। गुजरात फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक पर आंध्रा है, और थर्ड रैंक पर तमिलनाडु है, और फोर्थ रैंक पर ये महाराष्ट्र है। जो सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन की बात आएगी वो गोवा की, ये जो सबसे छोटी कोस्ट लाइन है ये गोवा का है, ओनली 101 किलोमीटर। लेकिन अगर सब में बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी को अगर हम शामिल कर ले, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर। स्टेट्स की बात करें तो सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। लेकिन राज्य और संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, सबको शामिल कर लें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार की है। ये ध्यान रखना होता है। तो ये बिल्कुल कोर फैक्ट्स है। यूनियन टेरिटरी में सबसे छोटी कोस्ट लाइन अगर देखी जाए तो दमन और दीव की है। अब दमन दीव के साथ दादर नगर हवेली भी जुड़ गया है, लेकिन दादर नगर हवेली है कहां, वो ये है यहां। यानी जो कोस्ट लाइन पड़ती है वो गुजरात की पड़ती है। इसीलिए यहां पर दीव और दमन, डी एंड डी, इनकी जो टोटल कोस्ट लाइन है दैट इज 42.5 किलोमीटर। तो भारत की वो राजनीतिक इकाई, वो पॉलिटिकल यूनिट जिसकी कोस्ट लाइन सबसे छोटी है तब हम कहेंगे दमन दीव, और जिसकी सबसे लंबी है वो है अंडमान निकोबार। बट दीज आर व्हाट, दीज आर द 4 यूनियन टेरिटरीज, 4 यूनियन टेरिटरीज। share the coastline of India. And how many states share the coastline? These are the number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, 7, 8, 9. 9 states share the coastline and 4 union territories. तो इस तरीके से 13 जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं इंडिया के, दे शेयर द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। दिस इज 7516.6 किलोमीटर लेंथ एक्चुअली ये। तो ये सभी केवल फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में कभी कभार पूछते हैं, लेकिन बीपीएससी में इससे रिलेटेड जो खास बातें अगर कभी पूछेंगे बहुत ज्यादा नहीं। जैसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की। यूनियन टेरिटरीज में सबसे लंबा अंडमान निकोबार है और सबसे छोटी कोस्ट लाइन दमन और दीव की है। राजस्थान हैव नॉट कोस्ट लाइन, राजस्थान के पास कोस्ट लाइन नहीं है, राजस्थान लैंड में है, पूरी तरह अंदर है ये।
यहाँ राजस्थान। तो हम लोग यहाँ अगर मैप पर देखें तो राजस्थान सागर को टच नहीं करता, राजस्थान ये पड़ा हुआ है। लार्जेस्ट स्टेट। कभी राजस्थान के पास क्या हुआ करता था, ये पूरा सागर यहां जाता था, सागर की तली यहां सूख गई है और थार डेजर्ट बन गया है। ये यहां रहा पाकिस्तान के पास, और यही राजस्थान को, कच्छ को, यानी थार को, कच्छ को और पंजाब मैदान को रेड क्लिफ लाइन बांटती है, और यहां पर सुंदरबन डेल्टा को, गंगा मैदान को, त्रिपुरा के फॉरेस्ट को रेड क्लिफ लाइन के द्वारा बांटा गया। यहां पर मामला फंसा था जो कूच बिहार के जो महाराजा थे, तो कूच बिहार के महाराजा को सारे पावर आजादी के कुछ वर्ष पहले दे दिए गए थे कि नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। तो जब बंटवारा हुआ उसके पहले यहाँ के ये सारे गांव कूच बिहार के महाराजा के अधीन थे, ताकि जब बंटवारा हो तो ब्रिटिश भारत को यहाँ का बंटवारा न करना पड़े और कूच बिहार के महाराजा अपनी पूरी रियासत जिसमें चाहे उसमें विलय कर दे। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि सभी लोग जानते थे कि कूच बिहार के महाराजा अपनी रियासत भारत में ही विलय करेंगे। अगर ये कूच बिहार का विलय भारत में ना होता तो ये पूरा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत से कट जाता। यही एक ऐसा फेवर था क्योंकि पार्टीशन के समय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लिया गया था भारत के पक्ष में। ये एक तरीके से इधर बांग्ला कल्चर है, इधर से हार्डकोर हिंदी बेल्ट बिहार की है, इधर असमिया है, इधर नेपाली है, इसलिए आप यहाँ बोडोलैंड का भी नाम सुनते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो फिर गोरखालैंड की भी यहाँ मांग की, और आज भी ये क्षेत्र चर्चा में रहता है। तो जब कभी आप मेंस में डिस्कस करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे यहाँ की जियोपॉलिटिक्स की। एंड दिस इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कूच बिहार रॉयल फैमिली इन फेवर ऑफ इंडिया। और कूच बिहार का जो राजवंश था उसने भारत के पक्ष में ये काम कर लिया था। दे कन्विंस्ड द लॉर्ड माउंटबेटन टू ट्रांसफर ऑल द पावर। इसलिए कूच जब पार्टीशन हो रहा है तब कूच बिहार ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। इट वाज इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक द जयपुर, जोधपुर एंड J&K। ये इस तरीके का स्टेटस कूच बिहार के महाराजा को मिल गया। इसलिए ऐसी चीजें हैं जब आप हिस्ट्री के गजेटियर्स खंगालेंगे तब जाके आपको ये समझ में आता है। कहा जाता है कि आयरन मैन, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, पटेल जी की एक बड़ी राजनीतिक भूमिका इसमें रही इस देश के मैप को बनाने में। इसके बॉर्डर आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें याद करना भी जरूरी है। तो हम लोगों ने यहां पर जो बात की इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर और इन सब के, यहां अगर आ जाए तो कोई भारत के पास इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर भी है क्या? जरा देखें। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री भारत की एक ही है। वो कौन सी बाउंड्री है? वो यहां पर है, श्रीलंका के साथ है। तो यहां हम लोग जब भी साउथ को बनाते हैं, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाकवे, ऐसे, तो लोग कहते हैं कि हम श्रीलंका क्यों दिखा देते हैं इंडिया का जब भी मैप बनाते हैं? श्रीलंका हम इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि इधर म्यांमार है, इधर दूर है, तो हम लोग काफी दूर तक जा सकते हैं, 200 नॉटिकल माइल तक EEZ हो सकता है। वहां के बॉर्डर्स का बंटवारा नहीं है, लेकिन यहाँ ये बॉर्डर्स का बंटवारा है, यहाँ पाक बे से शुरू होकर के। इसलिए इंडियन टेरिटरी को जैसे हम लोग नॉर्थ में बात करें, यहां दिखाएं, नॉर्थ में चले गए, ये किसकी लाइन बन गई बिना बनाए? तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया। तो ऐसे ही जब हमें यहाँ इंडिया का बाउंड्री या बॉर्डर बनाना है तो श्रीलंका बना देंगे। बीच के बॉर्डर्स जो हैं वो एक तरीके से बाउंड्री का काम करते हैं। यहां पर जाते हैं तो हम लोग अब इंडिया का ही मैप बनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश का मैप अपने आप बन जाता है। ये देखो, ऐसे ही जब हम लोग यहां जाते हैं तो यहां भूटान बन जाता है। ये हमने अपना सिक्किम बनाया, तो नेपाल, हमने यहाँ उत्तराखंड बनाया, नेपाल भी बन गया। तो जितना हिस्सा पड़ोसी का, तो हम तो अपने बॉर्डर्स खींचते हैं और दूसरे देश की भी कुछ भाग बन जाते हैं। हम सिर्फ यहां तक नहीं है, इंडियन टेरिटरी इस रेड लाइन तक जाती है। इसलिए इस रेड लाइन को शो करने के लिए हमें श्रीलंका को बनाना पड़ता है, बिकॉज दीज वाटर्स आर डिवाइडेड इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये भारत की इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय महासागरीय सीमा कौन है? तो दिस इज द पाक स्ट्रेट, ये पाक जल संधि है। इंडिया हैज ओनली वन मैरीटाइम बाउंड्री। भारत के पास एकमात्र महासागरीय अंतरराष्ट्रीय सीमा है इंटरनेशनल, वो है पाक जल संधि। इट इज ओनली वन मैरीटाइम इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत की ये 12 नॉटिकल माइल्स वाली ये है। तो इंडिया के पास MB तो है, MB मींस मैरीटाइम बाउंड्रीज। लेकिन ये एकमात्र इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, दो देशों के बीच बंटवारा करती है, क्योंकि यहां पड़ोस में कोई देश नहीं है, सागर है। एकमात्र इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री भारत की क्या है? दिस इज द पाक स्ट्रेट। क्लियर हो गया? तो ये बहुत सारे यहां पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मिलेंगे। अब इसकी नॉर्थ साउथ लेंथ कितनी है इस बाउंड्री लाइन की, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लगभग 85 नॉटिकल माइल, और नॉटिकल माइल को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 154.5 किलोमीटर, क्योंकि जो एक नॉटिकल माइल होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ये 1.8 किलोमीटर लंबा होता है। तो किलोमीटर में इतना या नॉटिकल माइल में इतना। तो कहां से शुरू होती है? ये पाक बे से शुरू होती है, सॉरी, ये पाक स्ट्रेट से शुरू होती है, फिर पाक बे में, और यहां गल्फ ऑफ मन्नार में आकर के ये बाउंड्री खत्म हो जाती है।
यहां बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और इनको बांटने वाला ये जो पॉइंट है, इसी को राम सेतु, कुछ लोग कहते हैं एडम्स ब्रिज, ये अवस्थित। तो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को कौन अलग करता है? दिस इज द राम सेतु ऑब्लिक एडम्स ब्रिज, जो भी कहना चाहें कह सकते। बाकी यहां फैक्ट इतने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यहां आ जाए तो मैप पर इसको स्पष्ट देख सकते हैं। ये बड़ा चर्चा में रहता है कच्चा तीबू आइलैंड, ये पाक बे में पड़ता है, पाक खाड़ी। और ये जो वाटर है यहां पर, इसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है? ये मान लो इधर कोई एक खाड़ी या सी है, नैरो हो गया यहां, फिर ये इधर चौड़ा हो गया सी, तो ये वाटर बन गए। यहां भी वाटर है, इधर क्या होगा? ये लैंड होगा। मान लो ये एक लैंड है, ये एक इधर लैंड है। तो लैंड को तो स्ट्रेट अलग करता है, लेकिन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये भी वाटर है, यहां भी ये वाटर है। तो ये क्या बन गया? एक तरीके से व्हाइट कलर का ये डमरू बन गया, और ये उसके बीच का हिस्सा है। तो इसे हम बोलेंगे जल का जो डमरू है उसके बीच का भाग है जल डमरू मध्य, उसी को स्ट्रेट कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेट कनेक्ट द टू वाटर। तो व्हाट इज द स्ट्रेट? द नैरो वाटर। स्ट्रेट क्या होता है? हमेशा एक टकरा जल होता है। नैरो वाटर कनेक्टिंग द टू वाटर बॉडीज लार्जर देन इट। जैसे ये भी वाटर बॉडी इससे बड़ी है, ये वाटर बॉडी भी इससे बड़ी है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट। इसी तरीके से एक शब्द होता है इस्थमस। अनदर वर्ड इज द इस्थमस। तो इस्थमस मीन्स हो जाता है स्थल डमरू मध्य। तो हमने कहा कि ये एक बड़ी सी कोई लैंड है, फिर ये नैरो हो गया, फिर ये लैंड इधर फिर थोड़ी ब्रॉड हो गई, तो ये भी लैंड है, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी लैंड है, तो ये एक स्थल डमरू मध्य हो गया। यानी अगर किसी ने पूछा कि स्थल डमरू मध्य क्या होता है, तो स्थल डमरू मध्य को हम लोग आसानी से डिफाइन कर देंगे। नैरो लैंड, यहां क्या लिखा था? द नैरो वाटर। यहां लिखा है कनेक्टिंग द टू वाटर बॉडीज लार्जर देन इट, तो यहां लिखा जाएगा कनेक्टिंग द टू लैंड्स लार्जर देन इट। जैसे ये भी लैंड बड़ी है, ये लैंड भी इससे बड़ी है, किससे? इससे। तो ये दोनों बेसिक टर्म हम लोग पहले से भी जानते थे, रिवाइज हो गया। तो जब भी पढ़ें और कोई टेक्निकल टर्म अगर साथ में आ जाए तो उसे तुरंत रिवाइज कर लेना चाहिए। हो गया। तो हम लोगों ने स्टेट भी समझ लिया, इस्थमस भी समझ लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर आ जाते हैं, और पॉलिटिकल मैप से हम लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इंडियन स्टेट्स एट द लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं? अब आप लोग अपने अपने एटलस पर, हाँ, वाटर पास चैनल जैसे ही होते हैं एक तरीके से, स्टेट नेविगेशन का भी काम करते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल बाउंड्री का भी काम करते हैं, जैसे पाक स्टेट हो गया, और भी आपको कई नाम बताएंगे। तो इंडियन स्टेट्स एट द लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो यहां से आप लोग गिनना शुरू कर देंगे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। हम लोगों ने जे.एंड.के छोड़ दिया है, क्योंकि अब जे.एंड.के स्टेट नहीं है और जे.एंड.के का बंटवारा हो गया है। यहाँ जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी है। आज हम लोग कहेंगे ये रहा, ये लद्दाख है। तो ये यूनियन टेरिटरी में चले गए। तो हमारे पास कितने स्टेट्स बचे जो इंडिया का लैंड बॉर्डर बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी।
शेयर द एंटायर लैंड बॉर्डर ऑफ द इंडिया। भारत की सभी स्थलीय जो टोटल स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों में बटी हुई है? 14 स्टेट्स, 14 राज्यों में। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरीज है, आर द 2 यूनियन टेरिटरीज विच आर लोकेटेड एट द लैंड बाउंड्री ऑब्लिक इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब बात आती है कि ये रहा गुजरात, तो गुजरात के पास यहां तो ये लैंड बॉर्डर है, यहां अगर आ जाए तो वेस्ट बंगाल का ये लैंड बॉर्डर है जो सीमा बना रहा है बांग्लादेश के साथ। और यहीं अगर हम लोग देखें तो यहां कोस्ट लाइन भी है वेस्ट बंगाल के पास, और ये यहां गुजरात के पास भी कोस्ट लाइन है। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य हो गए जिसके पास लैंड बॉर्डर और कोस्ट लाइन दोनों है। गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आर द 2 स्टेट्स शेयर इन बोथ द लैंड बॉर्डर एंड द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। 2 ऐसे राज्य हैं। इसमें से जो वेस्ट बंगाल है वो तो इंडिया की कोस्ट लाइन में भी हिस्सा करता है, गंगा के मैदान में भी हिस्सा करता है और हिमालय तक जाता है वेस्ट बंगाल, और आइलैंड भी है वेस्ट बंगाल में, सागर आइलैंड। तो वेस्ट बंगाल इज ओनली स्टेट इन इंडिया विच शेयर्स द इन ऑल फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जितने पर्वत पठार के आधार पर हम भारत को 4 क्षेत्रों में बांटते हैं, और चारों क्षेत्रों में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी किसकी है? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल शेयर्स इन ऑल फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल भारत के चारों फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी करता है। तो वी हैव द 2 यूनियन टेरिटरीज राइट इंटरनेशनल बॉर्डर पर। तो ऐसे स्टेट्स जो कि लैंड बॉर्डर और कोस्ट लाइन दोनों में हिस्सेदारी करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग मैप से करते रहते हैं। यहाँ हम लोग और आ जाएं तो और भी कुछ क्वेश्चंस जो मैप से कर सकते हैं उन्हें भी देख लें प्रीलिम्स के। यहाँ ज्यादा आपको लिखना नहीं है, ज्यादातर कंटेंट आपके पास ये रेडीमेड पहुंच जाएगा। यहाँ आ जाएं, इंडिया को बीचों बीच से अगर हम बांटें ये, तो इसे हम भारत की मानक समय रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। अब इस इंटरनेशनल डेटलाइन को लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम लोग कहते हैं ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिखा रहता है ऐसे, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये भारत का टाइम जोन है, और इस टाइम जोन को अगर हम देखें तो कितने राज्यों से होकर ये गुजरता है? तो टाइम जोन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहां यूपी है, ये यहां MP को टच किया, छत्तीसगढ़ आंध्र टच किया। तो इंटरनेशनल डेटलाइन भारत के कुल 4 राज्यों से, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारत के कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा यूनियन टेरिटरी IST के बिल्कुल क्लोज है? तो दैट इज द पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी के अंतर्गत ये यानम भी आता है आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी में यहाँ तमिलनाडु के तट पर पुडुचेरी और करैक्कल, तो 3 जगह पर पुडुचेरी हो गई ईस्ट कोस्ट पर। और जैसे ही हम यहाँ आ जाए केरल में माहे, ये भी पुडुचेरी। तो भारत में कितनी जगह हमें पुडुचेरी मिलती है? 1 2 3 4। नाम पुडुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु में, कावेरी डेल्टा के नॉर्थ में। कावेरी के डेल्टा पर भी ये पुडुचेरी है, लेकिन वहां करैक्कल नाम है इसका। तो पुडुचेरी वो जगह है जो कि एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है। राज्य तो बता दिए 4 राज्य हो गए, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के सबसे निकट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो क्लोजेस्ट यूनियन टेरिटरी जो पड़ता है दैट इज पुडुचेरी बिकॉज ऑफ द यनम। तो यनम की स्थिति के कारण ये क्लोजेस्ट लाइन हो जाती है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतने स्टेट्स हो गए। अब आप काउंट कर सकते हैं। यहां पर जाकर के गुजरात, राजस्थान यहां टच कर गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हमने पॉइंट लगा दिए? काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दीज आर द 8 स्टेट्स। तो 8 राज्यों से होकर के ये। अगर हम इंडिया के साथ के पड़ोस के देशों को देख लें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां म्यांमार को भी टच करता है, बांग्लादेश को भी टच करता है, लेकिन पाकिस्तान से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। यहां लिख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर does not pass through पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरता। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। दीज ऑल आर रिलेटेड विद द लोकेशन ऑफ इंडिया। ये है। पूरे वर्ल्ड को 24 आवर्स को हम लोग 15 डिग्री में बांटते हैं।
तो 15 डिग्री से तो पूरा गोला 360 का होता है। तो आइडियली कितने टाइम जोन होने चाहिए? 12 टाइम जोन होने चाहिए आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 12 होने चाहिए वेस्टर्न में, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि इंटरनेशनल डेटलाइन टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। इसलिए हमें +13 तक मिलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और -11 तक मिलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वो रहते कितने हैं? 24 ही रहते हैं क्योंकि गोला पूरा गोल है। इसके बाद नेशनल टाइम जोन्स हैं। नेशनल टाइम जोन्स 15 डिग्री से जिन देशों का काम नहीं चलता वो लोग 7.5 और 7.5 का भी हाफ कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो ये है, इसे हम लोग 75 डिग्री कह सकते हैं। पाकिस्तान का टाइम जोन 75 डिग्री लिया। बांग्लादेश का टाइम जोन उन्होंने 90 डिग्री लिया। ये तो अब इंडिया ने क्या किया, इनका बीच का टाइम जोन ले लिया। तो इंडिया का टाइम जोन नेशनल टाइम जोन कहा जाता है। तो अब नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने इसके भी बीच का ले लिया। इसलिए जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कुल 24 ही है, लेकिन नेशनल टाइम जोन या रीजनल टाइम जोन अलग अलग हो सकते हैं और वो वहां के सरकार के पर डिपेंड करता है। जैसे भारत में भी 2018 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए अलग से टाइम जोन की बात उठी थी, क्योंकि ये इससे काफी दूर है। तो कहा जाता है भारत में लगभग 30 डिग्री यानी 29 डिग्री का एक्सटेंशन है यहां से लेकर के यहां तक। तो इसे मोटे मोटे 15-15 के भी हम लोग दो टाइम जोन में बांट सकते हैं, क्योंकि जो घड़ी पर जो टाइम होता है गुजरात में सूर्य उससे 1 घंटे बाद पहुंचता है। घड़ी पर निकला कि सूर्योदय 7 o'clock पर होगा, लेकिन यहां पता लगा अरुणाचल वगैरह में सूर्योदय 6 o'clock पर हो जाता है और यहां 8 o'clock पर होता है, क्योंकि वो सूर्योदय का टाइम इस लाइन से बना हुआ है जिसे हम IST कहते हैं। हम लोग इससे न्यूज़पेपर पर देते हैं। तो ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो सब लोग रेनफॉल के आधार पर भी बात कर सकते हैं। जैसे एक लोगों ने कहा आशीष ने चाय बागान टाइम, क्योंकि चाय जहां होती है वहां आफ्टर रेन और बिफोर रेन का समय चलता है कि वर्षा के पहले या वर्षा के बाद का। तो ये भी वहां पर कई डिवीजन होते हैं, लेकिन इन सब में केवल पॉलिटिकल इशू रहता है वो सारी बातें। तो फिलहाल अभी एक ही आपका टाइम जोन चल रहा है। जब कभी करंट अफेयर्स में ये दोबारा आए तब आप इस पर एनर्जी खर्च करिएगा, तब तक कोई ज्यादा एनर्जी यहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे व्हाट आर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या होते हैं, सीमाएं क्या हैं। तो लाइन ऑफ सेपरेशन ऑब्लिक आउटर लिमिट इज कॉल्ड बाउंड्री। कोई भी है, मान लो एक देश है, ये सभी क्या है इसकी बाउंड्रीज। ये आउटर लिमिट या अन्य देशों से जहां अलग हो उसे कह सकते हैं। तो इधर की ओर एक कंट्री है, ये दिस इज द कंट्री ए एंड दिस इज द कंट्री बी। तो दो देश हैं, तो जिस लाइन से अलग होते हैं दिस इज द लाइन ऑफ सेपरेशन। इसी को बाउंड्री कहा जाता है। बाउंड्री हम किसी भी क्षेत्र के आउटर लिमिट को भी कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, आउटर लिमिट, आउटर लिमिट, सभी आउटर लिमिट है। तो आउटर लिमिट ऑफ एनी यूनिट या किसी भी एरिया का बाउंड्री यानी सीमा के नाम से जाना जाता है। तो सीमाएं क्या होती है, ये है हिंदी में शब्द इसके लिए सीमा कहा जाता है। तो विभाजन रेखाओं को या बाहरी रूपरेखा को सीमा कहा जाता है। तो पॉलिटिकली अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो द लाइन ऑफ सेपरेशन और द लाइन ऑफ आउटर लिमिट ऑफ अ कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड बाउंड्री। राजनीतिक रूप से किसी भी देश, राज्य या जिले की विभाजन रेखा या उसकी बाह्य रेखा ही बाउंड्री है। ज्योग्राफी में तो जहां ये नाम लिखे हैं हमने देश, राज्य, ये सब, तो वहां रीजन लिख दिया जाएगा। तो ज्योग्राफिकली द लाइन ऑफ सेपरेशन और द लाइन ऑफ आउटर लिमिट ऑफ अ रीजन इज बाउंड्री। तो किसी भी क्षेत्र की जो विभाजन रेखा है या उसकी बाह्य रेखा है तो ज्योग्राफी में उसे रीजन कहते हैं। रीजन क्या हो सकता है, कोई भी भूआकृति हो सकती है, कोई जलवायु क्षेत्र हो सकता है या कोई राजनीतिक प्रकार का हो सकता है। तो रीजन में भी आएगा फिजियोग्राफिक, क्लाइमेटिक और पॉलिटिकल टाइप। तो कोई भी विभाजन रेखा क्या कही जाएगी, बाउंड्रीज होते क्या है, नो मैंस लैंड, नो पार्टीज लैंड। जैसे ये कंट्री यहां तक है, ये कंट्री यहां तक है, बट दिस ब्लैक लाइन इज ना कंट्री ए का है ना बी का है, दिस इज कॉल्ड नो पार्टी लैंड। हो सकता है ये कोई पानी हो, जल संधि हो, ये कोई रिवर भी हो सकती है, किसी पर्वत की ये कोई श्रृंखला भी हो सकती है। तो बाउंड्री इज नो पार्टी लैंड और वाटर, ये है। तो बाउंड्री का कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। तो बाउंड्री केवल पॉलिटिकल बाउंड्री ही नहीं, कई तरीके की बाउंड्री हो सकती है। अब हम लोगों को सीखना है फ्रंटियर। ये सभी मेंस के कंसेप्ट हैं, वहां पर डिटेल में डिस्कस होंगे। और फ्रंटियर को सीमा नहीं सीमांत कहते हैं। अब मान लो ये एक कोई कंट्री है, कंट्री ए, दिस इज द कंट्री बी। तो कंट्री होगी
तो यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन होगी इसके पास, इसका अपना एक डेफिनेट एरिया होगा, इसका अपना एक कल्चर होगा, ऐसे ही इसके पास होगा, पॉपुलेशन होगा, एरिया है, इसकी अपनी एक कल्चर है, लेकिन इनके बीच में ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ एक आध लोग रहते हैं या नहीं भी रहते हैं। दिस इज द लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन। ये बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है, लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन। क्लियर? तो जब लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन है, क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां बहुत टफ टेरेन हो। टफ टेरेन का मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ भूमि हो, जहां कोई रहना नहीं पसंद करता। तो अगर दो देशों के बीच कोई बहुत ऊबड़ खाबड़ भूमि है या ऐसा एरिया है जहां बहुत गर्मी पड़ती है या बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां की कठोर जलवायु है, इसलिए भी किसी को पसंद नहीं आ रहा। डेजर्ट है, हो सकता मरुस्थल हो, या घने वन हो, डेंस फॉरेस्ट हो, ऐसे एरियाज को फ्रंटियर कहा जाता है, हद या सरहद, जिसे बाउंड्री कहते हैं। सही बता दिया। तो ये हो गया फ्रंटियर। धीरे धीरे अगर ये देश बढ़ेगा, मान लो यहां से धीरे धीरे इंसानों ने इसका अतिक्रमण करना शुरू किया, तो इस कंट्री के लोग भी इसका अतिक्रमण करेंगे। एज द टाइम मूव्स अहेड, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो अब इनके बीच ये एक बहुत ही नैरो लाइन रह जाएगी ऑफ सेपरेशन। दिस नैरो लाइन ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड व्हाट? बाउंड्री। तो विद द एक्सपेंशन ऑफ द एरियाज ऑफ कंट्री, अ फ्रंटियर में चेंज इनटू द बाउंड्री। यहां हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्या हुआ? द एक्सपेंशन ऑफ टू neighboring countries, frontiers may change into boundaries. फ्रंटियर जो है वो बाउंड्री में बदल सकता है। बाय किसके द्वारा? कौन बदलेगा? दोनों देशों के बीच पैक्ट हो जाए या कोई समझौता हो जाए, ट्रीटी, और उसके तहत या तो पहले युद्ध हो जाए, उसके बाद ट्रीटी हो जाए, तब जाकर के ये बॉर्डर्स बन जाते हैं। तो द फ्रंटियर में चेंज इनटू द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये एक स्थिति है। पता लगा, इससे भी स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। एरिया कैसे है? ये एरियाज आर एक्सपेंडिंग। इनके एरिया बढ़ रहे हैं दोनों, तो धीरे धीरे फ्रंटियर से नैरो होते चले जाएंगे और बाउंड्री में बदल जाएंगे। इसके लिए फिर कमीशन का गठन हो सकता है। कुछ भी हो, तो ऐसी बाउंड्रीज को हम लोग जो किसी देश का बंटवारा करके बने या धीरे धीरे फ्रंटियर के साथ वहां पर ये बाउंड्री डेवलप हो जाए, दिस बाउंड्रीज आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। इस शब्द का प्रयोग करेंगे, सब्सिक्वेंट बाउंड्री। ऐसे ये सब आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये शब्द सुने रहेंगे तो मेंस में पढ़ते समय हमें आसानी रहेगी। सब्सिक्वेंट बाउंड्री। तो सब्सिक्वेंट बाउंड्री क्या है, कब बनते हैं? अ फ्रंटियर चेंज इनटू बाउंड्री बाय ट्रीटी, संधि से, समझौते से, पैक्ट से, या पार्टीशन ऑफ कंट्री। पार्टीशन ऑफ कंट्री, देश का विभाजन हो जाए, वो भी कैसे? पार्टीशन ऑफ कंट्री बाय लीगल मीन्स, वैधानिक रूप से। लीगल मीन्स जैसे कमीशन वगैरह, जैसे रेडक्लिफ कमीशन के द्वारा भारत का विभाजन। तो ऐसी बाउंड्रीज को हम लोग सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज कहते हैं। यानी बाउंड्री कई तरीके की होती है, वो सब डिटेल में। यहाँ फ्रंटियर क्या होते हैं हमेशा? तो फ्रंटियर आर ऑलवेज द एरियाज। फ्रंटियर हमेशा क्षेत्र होते हैं, और बाउंड्री क्या होते हैं? द लाइन, स्ट्रिप्स। तो बाउंड्रीज क्या है? लाइन। बाउंड्री रेखाएं होते हैं, इनके पास लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। जबकि फ्रंटियर के पास लंबाई चौड़ाई दोनों होते हैं। जैसे हम लोग यहां देख लें, तो ये यहां से लेकर के यहां तक पहले क्या था? ये पूरी एरिया एक फ्रंटियर था। धीरे धीरे फ्रंटियर नैरो होता चला गया और ये एक थिन रेजर लाइन में बदल गया। दैट थिन रेजर लाइन इज नोन एज बाउंड्री। नहीं,
अलग अलग समझ ले रहे हैं। दो फैक्ट है, दो तरीके से सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज बनती है, एक ही तरीके से नहीं। या तो फ्रंटियर सब्सिक्वेंट बाउंड्री में बदलता है या पार्टीशन के द्वारा भी सब्सिक्वेंट बाउंड्री बनती है। जब फ्रंटियर बदलेगा तो कोई संधि होगी, कोई ट्रीटी होगी। कृष्णा, जैसे हम लोग कहेंगे मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन क्या था, हमारा चाइना की ओर, तिब्बत की ओर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर मैकमोहन को एक ट्रीटी या संधि के द्वारा बनाया जाना था। तो सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज दो तरीके से बनती हैं, या तो फ्रंटियर चेंज हो जाए या पार्टीशन हो जाए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसे आप करेक्ट करिए। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज, जो समय के साथ जो बाउंड्री बन रही है, कौन कौन? नंबर 1 ऐसे और नंबर 2 ऐसे। आप ये भी कह सकते हैं, या हम लोग और लिख दें, और मींस अथवा लिख दें, या तो इस रूप में बनती है सब्सिक्वेंट बाउंड्री या इस रूप में बनती है, दोनों पॉइंट मिक्स नहीं करने। गॉट इट? ये है, हो गया। तो हम लोगों ने ये इतने पॉइंट्स यहां पर समझ लिए। इस सबसे अगर आगे चले तो प्रीलिम्स में इतने पॉइंट्स यहां लिख सकते हैं। व्हाट आर द फ्रंटियर्स? देख ले, द ज्योग्राफिकल एरियाज व्हिच आर लोकेटेड बिटवीन द टू कंट्रीज। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो दो देशों के बीच स्थित होते हैं, उन्हें हम फ्रंटियर कहते हैं। तो फ्रंटियर आर ऑलवेज द ज्योग्राफिकल एरियाज। तो फ्रंटियर की अपनी दो विशेषताएं होती हैं। कौन कौन? पहली विशेषता है लो पॉपुलेशन, बहुत कम वहां आबादी होगी, और रहने के लिए वहां की जो दशाएं हैं वो अच्छी नहीं होती, इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस फॉर सर्वाइवल, और वहां रहने योग्य दशाएं भी बेहतर नहीं होती। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो ऐसे एरिया में डेजर्ट हो सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं, स्ट्रेट्स हो सकते हैं, और इम्पेनिट्रेबल माउंटेन्स हो सकते हैं, ऐसे पर्वत जिन्हें आर पार ना किया जा सके। तो विद द प्रोग्रेसिव टाइम अ फ्रंटियर रीजन मे चेंज इनटू द फ्रंटियर रीजन में चेंज इनटू अ रेजर थिन लाइन दैट इज द बाउंड्री। और समय के साथ इन दो देशों के बीच जो खाली जगह पड़ी थी वो सिकुड़ करके छोटी हो जाती, पतली, तो झगड़ा होना तय है। तब फिर युद्ध भी हो जाते हैं, उसके बाद पैक्ट होते हैं। कोई इंटरनेशनल कमीशन बैठे या कोई और बैठे तो वो साफ साफ उसे बांट देगा। या एक ही देश के भीतर भी बाउंड्री बन सकती है, जैसे ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ, वो सब्सिक्वेंट बाउंड्री थी, तब ये फ्रंटियर की बात हम नहीं कर सकते। कृष्णा, समझ में आ गया? गलत मत इसको समझ लेना। वो सब्सिक्वेंट बाउंड्री की परिभाषा थी। तो यहां हम लोगों ने इतने पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं। फ्रंटियर और हमेशा बाउंड्रीज क्या होंगे? थिन लाइन। इसके बाद अगर आप देखें तो बाउंड्री के टाइप्स हो सकते हैं। तो पॉलिटिकली हम लोग कह सकते हैं कि बाउंड्री हमें कितने तरह की मिलेंगी। तो देशों के बीच बांटने वाली बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो राज्यों के बीच बांटने वाली इंटर स्टेट बाउंड्री। एक राज्य के अंदर प्रशासन चलाने के लिए जिले या अन्य क्षेत्रों को बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। तो राजनीतिक रूप से हम लोगों ने जो है वो बाउंड्रीज को कितने प्रकारों में बांटा? 3 प्रकारों में, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज किसका एग्जांपल है? एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में अगर एग्जांपल दें तो क्या लिख सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। किसी जिले की सीमाएं, ये प्रशासनिक सीमाएं भी कही जाती है। अब इंटरनेशनल बाउंड्री की बात आ जाए तो जैसे 49 डिग्री पैरेलल, रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरेंट लाइन, ये है पाक स्ट्रेट, ये सभी हमारे क्या हैं? इंटरनेशनल बाउंड्रीज के एग्जांपल हैं। तो नाउ कम टू फर्स्ट वन, 49 डिग्री पैरेलल। ये किसके बीच है? 49 डिग्री पैरेलल। अब पैरेलल है तो समझ गए होंगे हम लोग क्या होगा? लैटिट्यूड होगा कोई। 49 डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीच है? ये प्रीलिम्स का बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। चलिए बना दे रहे हैं, यहाँ लोग पहचान लें। इज द 49 डिग्री पैरेलल। ये 49 डिग्री पैरेलल किसको बांटता है? इसके एक और हमें क्या मिलेगा? कनाडा एंड दिस वन यूएसए। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री पैरेलल है। यहां जब आप चले जाएंगे तो ये हमें वाटर बॉडीज मिलेंगी। एक सुपीरियर, ह्यूरन, टीगन, हैरी, ऑन्टेरियो। इनके बीच जो लाइन गुजरती है वो 49 डिग्री पैरेलल नहीं है। ये कनाडा यूएस बॉर्डर कहा जाता है, ग्रेट लेक बाउंड्री कहा जाता है। तो आधा हिस्सा है 49 डिग्री पैरेलल और आधा हिस्सा है ग्रेट लेक बाउंड्री।
तो 49 डिग्री पैरेलल लाइज बिटवीन, इसके बीच है ये, इट इज द लाइन ऑफ सेपरेशन। बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम लोगों से प्रीलिम्स में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट भी या कोई माउंटेन रेंज या रिवर, ये सभी इंटरनेशनल हो सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन और डूरंड लाइन आप लोग जानते ही है। अगर हम बात करें किसकी, डूरंड लाइन की, तो यहां इस मैप पर आ जाते हैं। माउंटेन रेंज है ये, दिस इज कॉल्ड हिंदू कुश। यहां पर हम लोगों ने बना लिया ये, इस सबको कह देते हैं, बीच में ये राजस्थान को छोड़ दें। ब्रिटिश इंडिया बना दिया, ब्रिटिश भारत। ये डायरेक्ट क्राउन के अधीन थी ये पट्टी, ये ब्रिटिश इंडिया है। और इधर जो है वो अफगान अमीर है, अफगान सरदारों की भूमि है, अफगान उनकी लैंड है। इनके बीच जो यहां लाइन खींची गई थी, इसी को डूरंड लाइन कहा गया। तो डूरंड लाइन किसके बीच थी? इट वॉज बिटवीन ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया था ये सभी प्रिंसली स्टेट्स हैं। फिर इधर ब्रिटिश इंडिया पड़ा हुआ है, निजाम वगैरह का एरिया, और ये सब छोड़ दिया जाए तो ये फिर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया ज्यादातर हिस्से पे ब्रिटिश भारत ही था, लेकिन कुछ जगह पर यहाँ देसी रियासतें भी थी। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया है, ये आई, और इधर अफगान अमीर है। तो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच ये डूरंड लाइन बनाई। लेकिन आज तो ना तो ब्रिटिश इंडिया है इधर, आज यहाँ क्या उपस्थित है, तो इसे हम लोग कहेंगे आज पाकिस्तान है। तो आज इसका जो नया नाम है पाक अफगान बॉर्डर कहते हैं। ये तो वास्तव में उस समय की डूरंड लाइन आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के रूप में अवेलेबल। यहां तक अब जब इंडिया पहुंच गया तो इसे इंडो अफगान बॉर्डर कहा जाता है। इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर। पहले इसका नाम क्या था? डूरंड लाइन। कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो आज एक तरीके से उपस्थित है, नाम भले ही इनके परिवर्तन हो गए, राजनीतिक सत्ताएं बदल गई हैं, तो डूरंड लाइन किसका एग्जांपल है? जो पहले से बाउंड्री थी वो चली आ रही है, इसी को क्या कहा जाएगा? तो डूरंड लाइन इज द एंटीसीडेंट बाउंड्री। डूरंड लाइन क्या है? इट इज एन एंटीसीडेंट बाउंड्री। दिस वाज मेड between British India and Afghanistan। तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई थी। आज इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाउ दीज आर कॉल्ड इंडो अफगान बॉर्डर, नहीं कहना इंडो, सॉरी, पाक अफगान बॉर्डर, और इसे हम पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा कहते हैं। तो आज अगर पूछा जाए तो किसके बीच है डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन इज लोकेटेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। डूरंड लाइन का अब कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है भारत के साथ, क्योंकि यहां पर ये जे की रियासत थी, और जो डूरंड लाइन थी वो जे की रियासत से संबंधित नहीं थी। इट वॉज डिवाइडिंग द ब्रिटिश इंडिया एंड अफगान। इसलिए ये चीजें थोड़ी बहुत हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। चलते हैं हम लोग इसके पीछे वाली स्लाइड पर आते हैं। रेड क्लिफ लाइन हम लोग जानते ही है, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ये सभी एग्जांपल हो गए। और क्या हो सकते हैं लिख लें। इंटरनेशनल बाउंड्री,
में भी कौन कौन इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो सकती है? स्ट्रेट्स, माउंटेन रेंज, रिवर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में डेजर्ट वगैरह भी बटे होते हैं। तो इनमें ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं या तो स्टेट से आते हैं, या माउंटेन रेंज से आते हैं, या रिवर से आते हैं। के लिए यूराल माउंटेन इज नो इंटरनेशनल बाउंड्री बिकॉज इट लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ रशिया। लिख लो नोट, सारे पर्वत इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होते। नोट, यूराल माउंटेन्स आर नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल के लिए दो देश चाहिए, because it lies entirely lies into within the territory of Russia. It lies into Russia. ये रूस देश के अंतर्गत आती है, इसलिए यूराल का भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं। जबकि यूराल पर्वत दो कॉन्टिनेंट के बीच की विभाजन रेखा है। यूराल्स आर द फिजियोग्राफिक बाउंड्री बट नॉट द इंटरनेशनल बाउंड्री। यहां लिख सकते हैं यूराल माउंटेन्स आर फिजियोग्राफिक बाउंड्री as it divides the land means Eurasia into एशिया एंड यूरोप। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स में यूरेशिया को बांट देता है, लेकिन दो देशों के बीच की सीमा नहीं है। जब कोई सीमा दो देशों के बीच होती है तभी इंटरनेशनल बाउंड्री कही जाती है। यूराल कभी भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होते। हाँ, इंडो अफगान हो तो किसके लिए? डूरंड लाइन के लिए नहीं। अगर इंडो अफगान दिया जाएगा तो डूरंड लाइन के लिए इंडो अफगान बॉर्डर एंड के रियासत के साथ है। इंडो अफगान बॉर्डर डूरंड लाइन नहीं है। क्लियर हुआ? एंडीज भी बाउंड्री है किसके बीच? चिली और अर्जेंटीना के बीच। एंडीज आर द बाउंड्री, एंडीज कॉर्डिलेरा कहते हैं इसको। इट इज द बाउंड्री बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। ये साउथ अमेरिका बन गया। इधर कंट्री चिली है ये, और ये इधर अर्जेंटीना है। यहां अब आप कहेंगे कि ये एंडीज कॉर्डिलेरा है। अब इस एंडीज कॉर्डिलेरा को से बांट दिया। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन अर्जेंटीना एंड चिली। यहीं पर आपको दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो मिला था, अगर याद आया है तो, माउंट अकोंकागुआ। ये एंडीज इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। इसे हम इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं या कह सकते हैं। एंडीज इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री दो देशों के बीच, बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना के बीच ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री। रिवर भी कोई बाउंड्री हो सकती है। जैसे यहां हम लोग रिवर को देखें तो ये रिवर चलती है यहां से, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे मेक्स द बाउंड्री बिटवीन, ये है इधर मैक्सिको और ये यूएसए। तो रियो ग्रांडे मेक्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। द रिवर रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर का ये जो हिस्सा है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। आती कहां से है? इस माउंटेन रेंज से आती है, इसे आप लोग जानते हैं, क्या नाम है इसका? रॉकी। ये ऐसी बहुत सारी सैकड़ों नदियां और पर्वत पठार हैं जिन्हें हम लोग बाउंड्रीज के रूप में ये बताया था। तो ऊंचाई में सबसे ऊंचा जो एक्टिव वोल्केनो है वो कोटापैक्सी है। ये सारी बातें आपको वोल्केनो पे बता चुके हैं। ये कोटापैक्सी यहां मिलेगा, इक्वाडोर।
Cotopaxi, active volcano, and highest among active volcanoes. This is Mount Aconcagua, dormant volcano. ज्यादातर एक्टिव वोल्केनोज की हाइट कम होती है, सबसे ज्यादा जो एक्टिव होते हैं उतना ही पतला लावा होता है। तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो दुनिया के हवाईयन आइलैंड्स हैं, ये हम आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने आज इंडिया की लोकेशन, उनकी बाउंड्री, उससे रिलेटेड फैक्ट जितना ज्योग्राफी के लिए चाहिए था कर लिया। कल का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या रहेंगे? इंडिया फिजिकल में इंडियन फिजियोग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग फॉर टुमारो, फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इंडियन माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स, तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, एक से एक फीचर्स सभी रिलेट करके। रावी नहीं, दैट इज द झेलम रिवर मेक्स द इंटरनेशनल बाउंड्री। अभिषेक, ये है झेलम। यहाँ लोगों ने पढ़ा है लेकिन थोड़े बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, ये गई झेलम। तो झेलम इज ऑल्सो द इंटरनेशनल बाउंड्री। ये यहां पर झेलम इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। झेलम इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब J&K का मर्जर भारत में हो जाता है तब ये बनती है। क्लियर? और कोई डाउट? तो हम लोगों ने आज काफी चीजें बीपीएससी में जितना पूछना है प्रीलिम्स में उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा, लेकिन ये है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर से वो आपके एक भी नहीं छूटेंगे। अब हम लोग कल से ये नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। ओके, ऑलराइट, गुड डे एंड थैंक यू।